नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया धीरे धीरे आर्थिक मंदी की तरफ जा रही है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन क्या अब इससे राहत मिलने का वक्त आ चुका है? क्या जिस हॉर्मोज ने पूरी दुनिया की आर्थिक मजबूती को हिलाकर रख दिया, वो हॉर्मोज फिर से सामान्य होने वाला है? क्या अमेरिका ईरान की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो चुका है? क्या समझौता हो चुका है? क्योंकि अमेरिका लगातार कह रहा है कि ईरान पर पहले से ज्यादा बड़ा हमला किया जाए, तो अमेरिकी अधिकारी बोल चुके हैं कि ये जंग जो है वो लंबी खिंचेगी। वहीं अमेरिका में ही ट्रंप इस जंग को लेकर निशाने पर आ चुके हैं। तो क्या वाकई में ये जो समझौता है जिससे अमेरिका की इज्जत बच जाए, ट्रंप की इमेज बच जाए, ईरान का अस्तित्व बच जाए और दुनिया आर्थिक संकट में जाने से बच जाए? लेकिन सवाल फिर यही है कि यह समझौता कितना स्थायी है और जंग को रोकने में कितना कारगर, क्योंकि इसका भी ऐलान सिर्फ ईरान की तरफ से किया गया है, अमेरिका की तरफ से नहीं किया। तो वाकई में यह समझौता है या समझौता होगा या समझौते के आसार ही नहीं है? आज आपको यह समझाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका के साथ जो डील, उसका ड्राफ्ट क्या वाकई में तैयार, यानी कि क्या यह समझौता हो चुका है? ईरान ने दावा किया है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर संभावित समझौते का शुरुआती ड्राफ्ट तैयार हो गया है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक अनौपचारिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू का शुरुआती ढांचा तैयार किया गया है। ड्राफ्ट के अनुसार ईरान 1 महीने के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग को युद्ध से पहले के स्तर पर बहाल करेगा और इसके बदले में अमेरिका ईरान के आसपास से अपनी सैन्य मौजूदगी कम करेगा और नौ सैनिक घेराबंदी हटाएगा। यानी ईरान यह कह रहा है कि अमेरिका मान गया है कि वो ईरान के हॉर्मुज के आसपास से अपनी नौ सैनिक घेराबंदी को हटा लेगा। क्या वाकई में अमेरिका समझौता कर रहा है? दूसरी तरफ ईरान यह कह रहा है कि बस इतना ही कर दीजिए, हम हॉर्मुज खोलने को तैयार हैं। तो क्या ईरान भी समझौता कर रहा है? बहरहाल इस समझौते को लेकर ईरान का दावा बिल्कुल अलग है और अमेरिका का दावा इससे बिल्कुल अलग है। अमेरिका इनकार कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के साथ समझौते का शुरुआती ड्राफ्ट तैयार होने का दावा किया। ड्राफ्ट में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और 9 सैनिक घेराबंदी हटाने की बात कही। ईरान 30 दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बहाल करेगा, कहा गया। हॉर्मुज स्ट्रेट का प्रबंधन ईरान और ओमान मिलकर संभाल सकते हैं। ईरान बोला कि ठोस गारंटी के बिना समझौते पर आगे नहीं बढ़ेंगे, जबकि व्हाइट हाउस ने ईरानी मीडिया की रिपोर्ट को पूरी तरह से फर्जी बताया। और देखिए, एक अलग तरीके की राजनीति चल रही है। एक दौर हमने वो देखा कि जब ट्रंप कोई दावा करते थे और ईरान उसे सिरे से खारिज करता था। अब ईरान दावा कर रहा है और अमेरिका सिरे से खारिज कर रहा है। तो सवाल यही है कि यह समझौता हो भी रहा है या समझौता होना संभव ही नहीं। इसको समझने के लिए बीते 24 घंटे के घटनाक्रम को आपको समझना पड़ेगा कि दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच में क्या चला है और इसमें इजराइल क्या कर रहा है, क्योंकि इस जंग को शुरू अमेरिका ने नहीं, इजराइल ने किया था। और इजराइल को लेकर क्यों अमेरिका पाकिस्तान और अरब कंट्रीज को कह रहा है कि अकॉर्ड समझौते को माना जाए, इजराइल को मान्यता दी जाए? जरा देखिए। सबसे पहले ड्रोन अटैक हुए हैं। 88 दिन बाद इंटरनेट बहाल होने का दावा किया गया है। नेतन्याहू की अधिकारियों के संग बैठक में एक नई प्लानिंग हुई है और ईरानी बोर्ड्स पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया और ये 24 घंटे है। क्या वाकई में सीज फायर के दौरान ड्रोन अटैक होना, ईरानी बोट्स पर हमला होना, ईरान की तरफ से अटैक करना और नेतन्याहू की इसको लेकर एक अलग से अधिकारियों के साथ बैठक होना, क्या ये दूर दूर तक समझौते के संकेत या फिर वो रिटर्न होने वाली है? एक एक करके समझिए सर। अमेरिकी ड्रोन गिराया। ईरान ने दावा किया कि उनकी फोर्स ने अमेरिकी MQ-9B और RQ-4 ड्रोन को निशाना बनाया। साथ ही ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसे F-35 लड़ाकू विमान पर भी फायरिंग की गई। ये ईरान की तरफ से दावा किया। दूसरा,
88 दिन बाद इंटरनेट बहाल हुआ। ईरान ने 88 दिनों के बाद इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से ईरान में बहाल कर दी है। नेट ब्लॉक्स ने इसे आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा राष्ट्रीय इंटरनेट ब्लैकआउट बताया, जिससे ईरान के अंदर कारोबार और डिजिटल सेवाएं लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन नजर सबकी नेतन्याहू के अधिकारियों के साथ बैठक पर है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा अधिकारियों के साथ सुरक्षा बैठक की। इसमें उत्तरी सीमा और लेबनान के हालात पर चर्चा हुई, जबकि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज इसके बाद कर दिए गए और ईरानी बोर्ड्स पर अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका ने सीजफायर पर बातचीत के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बारूदी सुरंग बिछा रही बोर्ड्स और बंदर अब्बास के मिसाइल ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका की सटकॉम ने इसे आत्मरक्षा की कार्रवाई बताया। अब सोचिए, सीजफायर के बीच में ईरान अमेरिकी ड्रोन्स को गिरा रहा है, F-35 को निशाना बना रहा है और अमेरिका ईरान की बोर्ड्स पर अटैक कर रहा है। क्या वाकई में यह सीजफायर के बीच समझौते के दौरान संभव है? इसको समझने के लिए जरा यह भी समझिए, क्या वाकई में एक चिंगारी और ये समझौते के बीच में जो सीजफायर चल रहा है, क्या ये महायुद्ध में बदल सकता है? क्या वॉर रिटर्न हो सकती है? जरा देखिए 3 और घटनाएं जो घटी हैं। सबसे पहले अमेरिका पर सीधा हमला करेंगे, ईरान की तरफ से कहा गया है। अगर अमेरिका ने दोबारा गुस्ताखी की तो दूसरा जल्द समझौता नहीं होने वाला है, ये मार्को रूबियो कह रहे हैं, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। अब सोचिए, एक तरफ दावा यह हो रहा है कि अमेरिका समझौता कर रहा है और दूसरी तरफ मार्को रूबियो कह रहे हैं कि समझौते के दूर दूर तक कोई आसार नहीं। और तीसरा, इजरायल को मान्यता नहीं देंगे, यह पाकिस्तान ने कहा है। और ये वो 3 चिंगारी है जो महायुद्ध की आहट को तेज कर सकती है। अमेरिका पर सीधा हमला करेंगे, ईरान ने कहा है, एक तरीके से धमकी दी है। जल्द समझौते नहीं होने वाला, ये अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कह रहे हैं। और इजरायल को मान्यता नहीं देंगे, ये पाकिस्तान कह रहा है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि इजरायल को मान्यता देने से ये पूरा संकट खत्म हो सकता है। तो सवाल यह कि पाकिस्तान, जिसका आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में जाकर दावत फरमाता है और गदगद होता है ट्रंप से मिलने के बाद, वो मुनीर और वो पाकिस्तान क्या वाकई में अमेरिका जो कहे उससे इतर चल सकता है? अगर चलने की सोच रहा है, हिमाकत कर रहा है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? बहरहाल ये आपको बताएं, उससे पहले जरा समझिए, दुनिया एक बार फिर से उस मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां कुछ भी हो सकता है और एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती है। बीते 24 घंटे में जो 3 बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं, उन्होंने वैश्विक कूटनीति की धड़कन तेज कर दी है। ईरान ने अमेरिका को सीधे जवाब देने की धमकी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्वाड बैठक में साफ कहा कि ईरान के साथ कोई समझौता इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। वहीं पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बड़े प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें इजरायल को मान्यता देने की बात शामिल है। ये तीनों घटनाएं अलग अलग जरूर नजर आती है, लेकिन इसके तार सीधे मध्य पूर्व की उस उबलती राजनीति से जुड़े हैं, जहां तेल है, जहां ताकत है और रणनीति का खतरनाक खेल चल रहा है। सबसे बड़ी चिंता हॉर्मुज जलडबरू मध्य को लेकर है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। पहले से ही युद्ध के दौरान यह काफी प्रभावित हुआ है, जिसका असर अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। अगर यहां तनाव एक बार फिर से बढ़ा तो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अब तक की सबसे खतरनाक स्थिति में पहुंच सकती है। बाजारों में पहले ही बेचैनी दिखाई दे रही है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में बातचीत आगे नहीं बढ़ी तो हालात और ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। लेकिन बातचीत बढ़ने के साथ बातचीत का समाधान भी होना चाहिए, और बातचीत का जो समाधान है, क्या वाकई में वही समझौता है जिस समझौते को ईरान मान नहीं रहा है और अमेरिका उस पर हां भर नहीं रहा। लेकिन अब बात करते हैं उस पाकिस्तान की जो अमेरिका के रहमो करम पर पल रहा है, वो अमेरिका के ही प्रस्ताव को ठुकरा रहा है। तो क्या उसकी धार्मिक आइडियोलॉजी उसकी डेवलपिंग आइडियोलॉजी से बड़ी हो चली है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि अब्राहम अकॉर्ड्स का दायरा और बढ़ाया जाए और इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान समेत कुछ मुस्लिम देशों से इजरायल को एक देश के तौर पर मान्यता देने की बात कही गई। लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान हुए बिना इजरायल को मान्यता देना संभव नहीं है।
पाकिस्तान ने दोहराया कि उसकी नीति फिलिस्तीन के समर्थन में बनी रहेगी और इस फैसले को ट्रंप की मध्य पूर्व रणनीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे क्षेत्रीय संतुलन और जटिल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि मुस्लिम देशों का एक बड़ा समूह इजराइल के साथ खुले रिश्ते बनाकर रखे। लेकिन पाकिस्तान इजराइल को मान्यता क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि सिर्फ उसके देने भर से अमेरिका से उसको अरबों डॉलर की फंडिंग हो सकती है, राहत पैकेज मिल सकता है। उसके बावजूद पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, इसको समझने की जरूरत है। दरअसल पाकिस्तान की स्थिति अरब देशों से कुछ अलग है। वो फिलिस्तीनियों का समर्थन करता है। पाकिस्तान की आधिकारिक नीति रही है कि जब तक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश नहीं बनता तब तक इजराइल को मान्यता नहीं दी जाएगी। वैसे पाकिस्तान में धार्मिक दल और कई इस्लामी संगठन इजराइल के साथ संबंधों का विरोध करते हैं, लिहाजा वहां की कोई भी सरकार यह जोखिम नहीं लेना चाहती उसे फिलिस्तीन के साथ विश्वासघात करने वाला वहां कहा जाए, क्योंकि लंबे समय तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर खाड़ी देशों का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा और आज भी है, और इसीलिए उसने फिलिस्तीन समर्थक रुख बनाए रखा है। और दूसरी वजह एक और है। दूसरी वजह है पाकिस्तान का चाइना की गोद में परमानेंट बैठा रहना, और चाइना और अमेरिका के बीच में 36 का आंकड़ा है। अगर पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर इजराइल को समर्थन करता है, इसका मतलब पाकिस्तान अपना गुट बदल रहा है, और ऐसे में उसकी परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी सीमाएं चाइना से मिलती है। चाइना का उसकी पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है, और उसके फाइटर जेट से लेकर वहां की रणनीति चाइना तय करता है। अब इससे इतर सोचते हैं, ट्रंप को क्या लेना देना कि इजराइल को मान्यता मिले बतौर देश, और उसको इससे क्या फर्क पड़ना है कि पाकिस्तान मान्यता दे या ना दे, क्योंकि खाड़ी के कई देश इजराइल को मान्यता दे चुके हैं। दरअसल ट्रंप मानते हैं कि अरब इजराइल संबंध सामान्य होने से मध्य पूर्व ज्यादा स्थिर हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो ईरान को बेहतर तरीके से काउंटर करके क्षेत्रीय संतुलन बिठाया जा सकता है। इजराइल और कई खाड़ी देश ईरान को क्षेत्रीय चुनौती मानते हैं। यदि अरब देश और इजराइल एक दूसरे के करीब आते हैं तो ईरान के प्रभाव का मुकाबला करना आसान हो जाता है। इजराइल तकनीक, साइबर सुरक्षा, कृषि और रक्षा क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। ट्रंप का यह भी तर्क है कि अरब देशों को इजराइल के साथ व्यापार और तकनीकी सहयोग से लाभ मिलेगा। जितने अधिक मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता देंगे उतना ही क्षेत्रीय तनाव कम होगा। अब इसमें एक लाइन आप अपने आप से जोड़ लीजिए कि ट्रंप को नोबेल प्राइज चाहिए। वो चाहते हैं कि जो इजराइल वर्सेस खाड़ी है ये हमेशा के लिए खत्म हो, और इसके लिए अब्राहम अकॉर्ड समझौता ये जरूरी है। लेकिन अब इससे इतर बात करते हैं कि क्या वाकई में समझौता हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के स्ट्राइक्स और ईरान की कड़ी चेतावनी ये दोनों आपस में मेल नहीं खा रही। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के कुछ मिसाइल लॉन्च साइट्स, हॉर्मुज के आसपास मौजूद नावों पर हमला किया, और यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि वेंटकॉम ने कहा कि कार्रवाई सेल्फ डिफेंस में की गई, जिसका जिक्र हमने किया। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान बल अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट्स के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। माइंस बिछाने जैसी गतिविधियों में शामिल थे। इन हमलों में कई IRGC नावों और मिसाइल साइट्स को नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया गया। इसके जवाब में ईरान बेहद आक्रामक रुख अपनाया। IRGC ने चेतावनी दी कि अमेरिका कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज जलडबरू मध्य है, पर उसका पूरा नियंत्रण बना हुआ है और बिना उसकी अनुमति के कोई जहाज नहीं गुजर सकता। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में 25,000 सुरक्षित रूप से हॉर्मुज से गुजरे हैं जहाज, लेकिन तनाव बना हुआ है। IRGC ने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ने पर जवाब क्षेत्र के बाहर भी दिया जा सकता है। जबकि ईरान यह कह रहा है कि अमेरिका दोहरा चरित्र दिखा रहा है और वो हाइब्रिड वॉरफेयर में है। एक तरफ वो दुनिया के सामने सीज फायर की बात कर रहा है, वो समझौते की बात कर रहा है, दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान की वजह से आर्थिक संकट है, और दूसरी तरफ वही अमेरिका बार बार अटैक कर रहा है। जो दावा किया गया उसमें कहा गया है कि अमेरिका का हाइब्रिड वॉरफेयर सुप्रीम नेशनल काउंसिल के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं अली बाघेरी, उनका बयान है। उन्होंने कहा कि मॉस्को सुरक्षा सम्मेलन में
फोर्स न्यूज से जब उन्होंने बातचीत की तो कहा कि यह मुद्दा एजेंडे में नहीं है। किसका जिक्र हो रहा है? एनरिच यूरेनियम का, हाईली एनरिच यूरेनियम का। उन्होंने कहा यह मुद्दा ही नहीं है। दुश्मन सैन्य हार के बाद हाइब्रिड वॉरफेयर अपना रहे हैं, आर्थिक दबाव, साइबर हमले और सामाजिक उकसावे की रणनीति का सहारा ले रहे हैं। जासूसी और अलगाववादी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी कहा गया है। और उन्होंने बाकायदा यह भी कहा है कि यूरेनियम पर विवाद बरकरार रहेगा क्योंकि हम मानने वाले नहीं हैं। ईरान कह रहा है कि ईरान के 60% तक समृद्ध यूरेनियम को लेकर जो विवाद है अमेरिका की वजह से। हालांकि यह वो स्तर है जिस पे परमाणु हथियार बनाने की संभावना नहीं होती है। उसके लिए 90% कम से कम हाईली एनरिच यूरेनियम चाहिए होता है। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक इसी स्तर से हथियार ग्रेड सामग्री तक पहुंचना काफी आसान और तेज हो जाता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान को 440 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती और इस शर्त के बिना समझौता नहीं हो सकता। लेकिन जो ईरान की तरफ से दावा किया गया कि समझौता हुआ है, ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसमें क्या क्या समझौते हो सकते हैं, उससे पहले जरा यह समझिए कि जो यूरेनियम है वो कितने परसेंट एनरिच होने पर कहां पर इस्तेमाल होता है। जरा एक नजर इस पर डालते हैं और देखिए 3 से 5% तक अगर वो एनरिच यूरेनियम होगा तो इसका इस्तेमाल बिजली बनाने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। 20% तक एनरिच यूरेनियम अगर होगा इसे हाई लेवल माना जाता है, लेकिन इससे हथियार नहीं बनता। 60% तक एनरिच यूरेनियम अगर होता है तो यह बहुत ज्यादा शुद्ध होता है और इसे नियर वेपन ग्रेड कहा जाता है, यानी ये अब बम बनाने में काफी करीब पहुंच चुका है। अगर 90% या उससे ज्यादा है इसे वेपन ग्रेड कहते हैं, यानी इसे परमाणु बम बनाना आसान हो जाता है और इसे आसानी से बनाया जा सकता है। अभी फिलहाल ईरान इस स्टेज पर है और यहां से वेपन ग्रेड तक पहुंचने में उसे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगना है। इसी से अमेरिका परेशान है क्योंकि अमेरिका जानता है कि ईरान को कंट्रोल सिर्फ तब तक किया जा सकता है जब तक उसके पास परमाणु हथियार ना हो, वरना परमाणु हथियार का घमंड किस तरीके से पाकिस्तान दिखाता है ये दुनिया देखता है और उसी के दम पर वो आतंकवाद फैलाता है ये दुनिया देखती है। बहरहाल ट्रंप के साथ समझौते की समस्या एक और है। जो अमेरिका के अंदर ही डेमोक्रेटिक है वो ट्रंप की ईरान पॉलिसी को नाकाम बता रहे हैं, इसे पूरे तरीके से अमेरिका के विरोध में बता रहे हैं। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बुकर ने ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति की आलोचना की। उन्होंने माना कि ट्रंप की बातचीत और युद्ध नीति का उल्टा असर अमेरिका पर हुआ है, दुनिया पर हुआ है, क्योंकि इससे ईरान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। मौजूदा हालात पहले से ज्यादा खराब हो गए हैं। उनके मुताबिक अब ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस युद्ध में अमेरिका को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। ट्रंप की रणनीति पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। वहीं जो दावे हो रहे हैं, इजरायल की भारत से ईरानी सेना को लेकर मांग है। और मांग क्या है? मांग दरअसल यह कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। IRGC को प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कई देश पहले ही IRGC के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। भारत को भी इस दिशा में कदम उठाने पर विचार करना चाहिए। इजरायल ने भारत के साथ कई स्तर पर अपनी चिंताएं साझा की है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उनका देश लड़ाई खत्म करने के लिए बेहतर रास्ता निकालने को तैयार है। उन्होंने बात अमेरिका के ताजा हमलों के बाद मंगलवार को कही। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान हमेशा बातचीत और समझौते के रास्ते पर चलता रहा। अब दूसरे पक्ष को सिर्फ बातें नहीं बल्कि अपने वादे पूरे करके दिखाने चाहिए। इलाके में शांति और स्थिरता लाने के लिए कोशिशें जारी है। जरूरी समझौते और दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। EU की अपनी परेशानी है। यूरोपियन यूनियन हॉर्मुज़ संकट से परेशान है और वो नए एनर्जी सोर्स को तलाश रहा है और इसके लिए वो ईरान को जिम्मेदार मान रहा है। यूरोपीय संघ आर्कटिक नीति की समीक्षा कर रहा है। नॉर्डिक निवेशकों ने नई तेल गैस ड्रिलिंग रोकने की मांग की है। आर्कटिक को दुनिया के सबसे बड़े संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रों में माना जाता है। नई ड्रिलिंग से तेल रिसाव और पर्यावरण नुकसान का खतरा है।
दुर्लभ जीवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। ऐसे में ईयू ने कहा कि अभी आरक्षक नीति पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन सोचिए, आज हमने प्रोग्राम को नाम दिया है समझौता। अगर यह समझौता वर्तमान स्थिति में होता है जिसमें शांति स्थापित होती है, तो यह समझौता कैसा होगा और इसमें अमेरिका किस किस बात से समझौता करेगी और ईरान को कहां झुकना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए सर, अमेरिका को झुकना पड़ेगा यूरेनियम पर, यानी कि संवर्धित यूरेनियम ईरान वापस नहीं करेगा। अमेरिका को झुकना पड़ेगा क्योंकि वो नेवी हटाएगा। अमेरिका को झुकना पड़ेगा क्योंकि वो हमले नहीं करेगा। अमेरिका को झुकना पड़ेगा क्योंकि सत्ता परिवर्तन वहां नहीं कर पाएगा। अमेरिका को झुकना पड़ेगा क्योंकि इससे जो ट्रंप की छवि नुकसान हो रही है, वहां समझौता करेंगे कि छवि बनी रहे। ईरान कहां समझौता कर सकता है, क्योंकि उसने कसम खाई है खमेनोई का बदला लेने की। अगर वो समझौता करता है तो वो समझौता एक तरीके से अपनी कसम को तोड़ने जैसा होगा। वो हॉर्मुज को खोलेगा, यहां समझौता होगा, शांति बहाल करेगा, अमेरिका के खिलाफ साजिश नहीं होगी और कट्टरता पर सवाल, क्योंकि कट्टरता जिस तरीके से हूती, हिजबुल्लाह और हमास को वो प्रोटेक्ट करता है, वहां उसे समझौता करना पड़ेगा। इसलिए जिस टेबल पर ट्रंप और खमेनोई बैठेंगे, या कहिए कि अमेरिका और ईरान होगा, वहां अगर वर्तमान स्थिति में समझौता होगा तो यह समझौता अमेरिका और ईरान को कुछ ऐसी शर्तों पर करना पड़ेगा जहां उसको अपने देश में कई सवालों के जवाब देने पड़े। लेकिन देश के लिए कैसा रहेगा ये अमेरिका और ईरान जाने, लेकिन दुनिया के लिए यह समझौता शांति स्थापना की एक पहल हो सकती है जहां दुनिया आर्थिक मंदी में जाने से बच जाए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।